फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनका नाम है मनीष कुमार वर्मा। मनीष कुमार वर्मा कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं, कई फिल्मों के लेखक हैं और ये विशाल खबर के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ हम आपका तारुफ कराने वाले हैं, आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल खबर के स्टूडियो में। तो मनीष जी, चूँकि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और फिल्मी दुनिया बड़ी चकाचौंध की दुनिया होती है, बड़ी एक्सपोजर की दुनिया होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ी से अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपकी स्कूलिंग कैसी रही, आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा। क्योंकि बातचीत का जब सिलसिला शुरू हो तो वो प्रारंभिक चीज़ें भी दर्शकों के सामने आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि वो बातचीत करने में थोड़ी सी सहूलियत होगी और एक विस्तार से हम लोगों को बता पाएंगे कि फिल्मी दुनिया का एक लेखक या निर्देशक बनना इतना कठिन काम नहीं होता है जितना हम दिमाग में एक कठिन सोच के चलते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में पहुंचने वाला हर व्यक्ति सिर्फ बम्बई में ही पैदा नहीं होता, हो सकता है वो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँवों से, मझोले शहर से या कुछ ऐसे शहरों से भी निकल करके। और मेरा तो ये मानना है कि आज मुंबई की फिल्मी दुनिया में अगर लोग राज कर रहे हैं तो मुंबई के बाहर के ही अधिकांश लोग राज कर रहे हैं। तो मैं आपके थोड़ी सा प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगा जिससे दर्शकों को ये पता चल सके कि फिल्मी दुनिया में भी लोग मुंबई के बाहर शहरों से भी निकल के पहुँच सकते हैं। सर, तो मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है जी, और प्यार से मुझे घर में लोग अजय बोलते हैं जी, ठीक है। और दूसरा नाम मेरा मंजीत भी है, तो मेरी माता मेरी मंजीत बुला देते हैं मुझे जी। और मेरी एक्चुअली मेरा जो फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है जी। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे जी, ठीक है। और मेरी जो एजुकेशन रही है मतलब मैं फाइनली बताता हूँ, मेरी फाइनली मैं बीटेक पास आउट हूँ, इंजीनियर स्टूडेंट रहा हूँ जी, आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा डिपार्टमेंट रहा है जी। बीच में टोकूंगा एक, मतलब जिसको नहीं कहते कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आदमी लेखन की दुनिया में पहुंच जाए। निर्देशन की दुनिया तो समझ में आती है कि हो सकता है कुछ आप उसको कोरिलेट कर लें, टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन बीटेक और लेखन ये जिसको कह सकते हैं कि एक नदी का दो किनारा है। हाँ, यस यस। तो ये कैसे, माने ये कैसे संभव? ये मैं बताता हूँ जी। एक्चुअली जब मैं छोटा था जी, ऐसे मानी चलिए, चलो मैं ज़्यादा छोटा की बात नहीं करूँगा, मैं 10वीं में था जी। मुझे ना फिल्में देखने का बहुत शौक था जी। और क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से रिलेटेड रहा है। मेरे बाबा जी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे जी। तो अब पिताजी क्या प्रिंसिपल थे तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। वो कहते थे कि आप इंजीनियर बनो, और जब कि हमारा रुझान हुआ करता था एक्टिंग की तरफ जी। मैं अच्छा, मेरी क्या आवाज़ भी ठीक थी तो मैं गा लिया करता था जी। जो कल्चर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी मैं सिंगिंग में उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता था, और उसमें ड्रामा जो हुआ करता था वो भी मैं पार्टिसिपेट करता था। अच्छा, एक दो ड्रामा मुझे दिए भी गए। जो टीचर थे हमारे जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि एक प्रोग्राम, एक चोर वाला नाटक था, वो उसे एक संदेश दिया गया था क्लास के अंदर जी। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करो मनीष, क्योंकि मेरा एजुकेशन सेक्टर में नाम मेरा मनीष ही चलता था जी। उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, ये तुम लो और इसको अच्छे से, ये 4 लोगों पे इसे तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, ये तुम जानो। तो मगर मुझे ये जब 26 जनवरी का प्रोग्राम होगा इसमें तुम्हें ये करना है जी। तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में कि मैं कैसे करूँगा, मगर फिर भी बहुत अंदर से क्रिएटिविटी मेरे अंदर थी, रुझान था मुझे, तो मैंने उसको बड़ा अच्छे से प्ले करवा दिया और 4 लोगों ने बहुत अच्छे से प्ले किया, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, तो मुझे उसके लिए अवार्ड दिया गया। अच्छा, सिंगिंग का भी प्रोग्राम था तो मैंने सिंगिंग भी की, मेरी काफ़ी मतलब तारीफ होती थी। फिर मैं इंटर
मेरी जो एजुकेशन है आगरा से हुई है टोटली। अच्छा। राधा वल्लभ इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है जी। इंटर मैंने किया। वहाँ पे भी जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, मैं उनमें भी बहुत भाग लिया करता। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। मगर मेरे पिताजी फिर भी मुझे प्रेशराइज करते थे कि नहीं, इधर तुम कम ध्यान दो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। तो अच्छा, मैं ऐसी बात भी नहीं कि पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा वैसा रहा, मेरा फर्स्ट डिवीजन से ही मैं रहा हूँ। 10th में मेरा फर्स्ट डिवीजन रहा, 12th में मेरा फर्स्ट डिवीजन पास आउट रहा हूँ। और हर मतलब 3-4 सब्जेक्ट में डिक्टेशन भी मेरी रही है। तो मैं उसमें भी मतलब क्योंकि मुझे पिताजी का भी ध्यान में रखना होता था, मगर मैं जो हॉबी थी ना, मैं उसको दबा नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे साथ चलती थी। अच्छा, 2-3 जो टीचर थे, जैसे मैं जब 12th में था तो ग्रीन हाउस मेरा था, तो उसमें ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, इस टाइप से ग्रुप बना दिया करते थे। तो वो बोलते थे कि ठीक है, आपका ग्रीन हाउस रहेगा, मनीष आप इस डिपार्टमेंट को संभालिए। उन्होंने मेरी सिंगिंग और मेरी जो प्ले की एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि मैंने उन्हें दिखाया भी था कि मेरे पास में कुछ उस समय, क्योंकि हालांकि ज़्यादा कोई मोबाइल तो नहीं थे, मगर छोटा मोटा कहीं हमने रिकॉर्ड किया था वीडियो, तो हमने उनको थोड़ा DVD और उसका ज़माना था, तो हमने उनको दिखाया था कि सर इस तरीके से मैंने किया था। तो उन्होंने फिर मुझे चांस दिया कि तुम एक काम करो, फिर जो प्ले होते हैं, क्योंकि एनुअल फंक्शन टाइप जो होते थे, तो उसमें मुझे उन्होंने दिया कि तुम ये प्ले को तुम ही करो, इसको हैंड ओवर, मतलब डायरेक्टर तुम ही रहो इसके जी। ठीक है सर, मैं करा। तो वो भी हमारा प्ले बहुत फर्स्ट उस पर आया पार्टिसिपेट। तो वहाँ से मेरी क्रिएटिविटी मतलब लगने लगी कि हाँ मुझे। तो मैंने पिताजी से जब मैं आता हूँ लास्ट में, मैंने जब 12th कर ली, 12th के बाद मैंने पिताजी से कहा, मैंने पापा जी मुझे मुझे जो पुणे में जो इंस्टीट्यूट है फिल्म का, मुझे ना उधर एडमिशन करवा दीजिए। पिताजी ने मुझे डांटा कि नहीं उधर नहीं जाना है तुम्हें। नहीं, उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा था? एक्चुअल में ये कहा उन्होंने कि देखो बेटा, ये तुम्हारे ये हमारे एक दौर जो मैं उत्तर प्रदेश को अगर मैं यूँ कहूँ, मैं अगर थोड़ी सी डिफाइन करूँ कि उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, जब कोई बच्चा सिंगिंग की दुनिया में या अभिनय की दुनिया में जाता है तो उसको लोग कह देते हैं कि नचइया मत बनो। तो मतलब राइट, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ ऐसे ही है ना, सेइंग राइट। तो मेरे पिताजी के कहा तुम ये, चलो मैं आप ही की बात पे आता हूँ, कहा ये नचकैया और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, और तुम थोड़ा मेरी भी लाज रखो। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। हाँ, प्रिंसिपल के तुम बेटे हो, और इस तरीके से अगर तुम करोगे तो थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए इस चीज़ जी। चलिए ठीक है। तो फिर भी मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, और हालांकि मैं फिल्में देखने का बहुत शौकीन था। कई बार मुझे डांट भी खानी पड़ी और कई बार पिटना भी पड़ा, क्योंकि मैं पूरे दिन टीवी देखा करता था जी। फिल्में आया करती थी और देखता रहता था। तो इंटर मेरी पास आउट हो गई। इंटर के बाद में मैंने पिताजी से बोला, मैंने कि मुझे आप जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे रोका कि रहने दीजिए, उधर तुम ना करो। फिर हालांकि वही बात आती है मम्मी की तरफ ही, तो मम्मी ने कहा ये मान नहीं रहा, तुम ही समझाओ इसको। तो फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम ना जाओ उधर, पुणे की तरफ क्या करोगे, तुम अपना जो आगे का इंजीनियरिंग का जो पिताजी तुम्हें कराना चाह रहे हो वो इंजीनियरिंग करो। तो फिर मैंने अपनी माताश्री की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर इंजीनियरिंग की। मैंने UPT का एग्ज़ाम दिया, मेरा नंबर आ गया, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आगरा से ही इंजीनियरिंग की। और इंजीनियरिंग में वही, मगर सिलसिला वही था। इंजीनियरिंग में भी कल्चर एक्टिविटीज़ प्रोग्राम चलते थे, तो मेरा वही पार्टिसिपेट वही चलता रहा। अच्छा, लेखन का कार्य मैं लेखन का बताता हूँ कि क्योंकि मैं प्ले, क्योंकि वो जो प्ले हुआ करता मैं खुद लिखता था। मैं खुद लिखता था उसको, और जो कॉमेडी का थोड़ा सा वो जो रहता था, मैं उसको क्रिएटिविटी में उसके अंदर खुद डालता था मैं उसके अंदर कि, तो उससे मैं बहुत मतलब मैं देखता था तो तालियां को बजती थी। ऑडियंस में देखता था, मैं जब मेरा प्ले चल रहा होता तो मैं ऑडियंस को देखता था कि ऑडियंस के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब लग रहा है कुछ तो एकदम खिलखिला के हंसते थे, कोई तालियां बजाता था कोई। तो मुझे ये लगता था कि शायद मतलब कुछ शायद मेरे अंदर एक कलाकार जिंदा है जो लोगों से तालियां, आदमी ताली के माध्यम से, कि तालियां बजवाना बहुत सरल काम नहीं है। मतलब कई बार ये होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं तो ताली नहीं मिलती, बल्कि गाली मिलने लगती है कि क्या यार बोर कर रहे हो तुम। तो लेकिन अगर कोई माने स्वाभाविक तौर पे अगर ताली मिल रही है तो निश्चित तौर पे उस कला के लिए मिलती है, उस आपकी योग्यता के लिए मिलती है। तो अगर आपको तालियां मिल रही तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक जीवंत कलाकार था जो लोगों से न चाहते हुए भी ताली बजवा लेता था। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने अपने पिताजी से बोला करते, तो पिताजी इग्नोर किया करते, ठीक है मगर पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अच्छा, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे तो वो कहते यार HOD तो है हमारे थे और डीन सर थे, तो वो बोलते थे कि यार तुम्हारे अंदर ये कला बहुत अच्छी है, तुम या तो कुछ प्ले लिखो या कुछ ऐसा करो, कुछ आगे करो साइड में हट के। तो मैंने कहा सर सोचूंगा, पहले ये मेरा पास आउट हो जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ पहले जी। मगर पिताजी का बहुत प्रेशर है। हालांकि पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो पिताजी आते थे, मुझे ये डर लगा करता मैं कहीं ये ना बोलते कि ये ज़्यादातर ऑल टाइम मतलब कुछ एक्टिविटीज़ में रहता ज़्यादातर जी, तो उनका भी डर रहता था। मगर मेरी माता जी बहुत मतलब सपोर्टिव थी, ये कहती थी कि कोई बात नहीं तुम मगर फिर भी पढ़ाई पे ध्यान दो, करते रहो, ठीक है, पिताजी को मैं संभाल लूँगी। तो
चलता रहा। फिर मेरी बीटेक पास आउट हो गई। बीटेक पास आउट के बाद में मेरी जॉब लग गई SCL में, दिल्ली में जी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हमने ट्रेनिंग की, उसके बाद जॉब लगी। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। चंडीगढ़ से फिर बॉम्बे पहुंच गया। सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। जब मैं मुंबई में पहुंच गया तो जहाँ मैं रहता था मेरे ऊपर ये डायरेक्टर रहते थे। तो एक दिन की बात थी कि अच्छा मेरे सीनियर भी थे, तो एक दिन की बात थी कि उनके यहाँ जन्मदिन था, मतलब किसी बच्चे वगैरह का जन्मदिन होगा। तो उन्होंने जैसे नेबर होने की वजह से उन्होंने हमें इनवाइट कर दिया। तो हम पहुंच गए। अच्छा मेरा क्या सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी वहाँ पे जी। तो उन्होंने इनवाइट किया, हम चले गए। मुझे पता लगा कि ये डायरेक्टर हैं, तो मुझे बड़ा वो लगा उनसे। मैंने किया तो फिर मैं चूँकि मैं उस फील्ड का मेरे अंदर था वो चीज़, तो मैं उनसे थोड़ा क्लोज होने लगा। मैं तो बात करके उनसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उनसे कहीं ऐसा ना हो कि मना करे। तो मैंने कहा सर आप क्योंकि वो फिल्म सिटी में उनके ना वो चलते थे टीवी सीरियल्स वगैरह। और अच्छा टीवी सीरियल्स में क्या होता है 4 से 5 बार डायरेक्टर साथ में एक साथ काम करते हैं। एक ये सेट संभाल रहा है, दूसरा सेट संभाल रहा है, तीसरा सेट संभाल रहा है, चौथा सेट संभाल रहा है। तो उसमें ये चलता रहता था। अच्छा लेखन का कार्य अलग चलता रहता था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर अगर हो सके तो मैं क्या आपके सेट पे आ सकता हूँ, देख सकता हूँ क्या आके? और अरे क्यों नहीं, ऑफकोर्स आप आ सकते हो। तो मैं एक दिन अपने सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो संडे सही रहेगा। मैंने कि सैटरडे को तो हम अपने सीनियर के साथ में निकल गए, देख कर आए वहाँ, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो मैं न चाहते हुए भी मैंने 1 महीने बाद मैंने सोचा मैं ऐसा करता हूँ सैटरडे संडे के लिए सर से कुछ बोलता हूँ और हो जाए तो। मगर चक्कर क्या पड़ गया, मैं सोच ही रहा था कि सर कुछ ऐसा करे कि सर ही बोल दे। मतलब अगर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्या पता नहीं मना कर दिया तो मेरे लिए वो बात हो जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, वो नीचे आए हमारे रूम की तरफ, कह रहे आप IT के स्टूडेंट हो ना? मैंने कि हाँ सर। और बाकी आप तो जॉब भी कर रहे हो IT में, है ना, IT कंपनी में? मैंने हाँ सर। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो एक काम कीजिए, मेरी एक वेबसाइट है उसमें उसको आप डिज़ाइन कीजिए। तो मैंने हाँ सर कर दूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, उनकी सारी वो इन्फॉर्मेशन ली और उनसे एक मैंने अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंट होते हैं वो मैंने उनसे कराया और मैंने उनका डिज़ाइन कर दिया। वो मैंने 1 हफ्ते के अंदर पूरा उनका वेबसाइट डिज़ाइन कर दिया। तो जब डिज़ाइन कर दिया तो रही बात, उन्होंने कि बेटा कितना पैसे हुए? मैंने सर कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, बस होस्टिंग का जो चार्ज होता है वो आप कर लीजिएगा, मैं डिज़ाइनिंग की कोई चार्ज नहीं दूँगा आपसे। फिर वो मुझसे इम्प्रेस हो गए। तो एक दिन मैंने कहा, मैंने सर क्या मैं आपके सैटरडे संडे में आ सकता हूँ क्या वहाँ पे, मतलब आपके अंडर में काम कर सकता हूँ क्या, मतलब आप मुझे असिस्टेंट बना लो जी। कह रहे अरे यार आ तू आ ना, चल आ जा। ऐसी बात करते थे, थोड़ा उधर मराठी टोन में भी बात करते थे। कह रहे आज चल आ जा तू सैटरडे संडे आ। तो मैं जाता था वहाँ पे, तो वो मेरे से मैं देखता रहता था वहाँ पे कैसे क्या मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब मैं करता था, उनकी फाइल संभालना सब चीज़ें मैं देखता रहता। धीरे धीरे करके मतलब मेरे अंदर वो असिस्टेंट जो था ना, वो मतलब जो डायरेक्शन की मैं फील्ड में बढ़ने जा रहा था। तो कहीं तक फिर मेरा फिर क्या थोड़ा जॉब का भी वो हो गया, जॉब का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो फिर मैं सैटरडे का भी छुट्टी मतलब नहीं हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम करना पड़ता। तो फिर संडे का ही रह गया मेरा। फिर बीच में क्या था कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। तो फिर मुझे कुछ दिन बीच में क्विट करना पड़ा वो असिस्टेंट वाला काम। फिर धीरे धीरे फिर मेरा क्या था कि फिर वहाँ से भी जॉब मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैं पुणे चला गया। पुणे फिर मेरा वो बीच में ब्रेक हो गया और हमने क्या कुछ तो करना है। मैंने क्या किया, फिर उसको कोर्स ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। तो मैंने ये डायरेक्शन का कोर्स किया और लेखनी में बरकरार रखा हुआ था अपनी। मैं लिरिक्स भी लिखता था साथ साथ और ये लेखनी का कार्य करता रहता था। फिर एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं घर पे आ गया आगरा। हाँ, उन्होंने बुला लिया कि ऐसे पिताजी की तबीयत, तो मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, कैंसर और किडनी की बीमारी थी। तो मैं घर आ गया। तो मैंने क्या किया, फिर 15 दिन के लिए मैं आया। तो उन्होंने मुझे जॉब के लिए फिर उन्होंने बोला, क्योंकि प्राइवेट जॉब था तो बोलते थे कि नहीं आपको ये नहीं होगा, या तो आप फिर प्रॉपर छुट्टी ले लीजिए, मतलब रिज़ाइन कर दीजिए। मैंने फिर रिज़ाइन दे दिया। मैंने कि पहले पिताजी मेरे लिए प्राइवेट जॉब मैं दोबारा से ले लूँगा। तो मैं पिताजी को देखने लगा। मगर हुआ क्या कि उस एरिया में मतलब मैं कुछ दिन बीच में आके 1-2 महीने काम किए, तो मेरा थोड़ा बहुत नाम था उधर आगरा में। तो मतलब एक अधिकारी थे, वो मुझे उनसे जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट, आप करोगे जी? मैंने कहा हाँ मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक DM है हाथ के, वो आप मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मैं चलता। तो मैं चला गया वहाँ पर, बातचीत हुई मेरा, तो मेरा डन हो गया। तो कह रहे वो मिनिस्ट्री से, उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो मुझे बड़ा उस दिन मतलब अच्छा लग रहा था। तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया, तो टॉयलेटिक प्रतिज्ञा मैंने उसको प्रोजेक्ट किया। तो वो प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत अच्छी उपलब्धि दिलाई। जब वो मैंने प्रोजेक्ट किया तो वो कम से कम यूपी के 10 से 15 जिलों में वो चलाया गया। जन हर जगह उसको चलाया गया। वहाँ के अलीगढ़ के कमिश्नर और हर जगह उसको चलाया गया। कई मुझे मतलब उस पर सम्मानित भी किया कई स्टेज पे जी। वहाँ से फिर मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट कर ली। तो पहले असिस्टेंट के तौर पे काम किया, अब मैं एक ओन प्लेटफॉर्म जस्ट मैं डायरेक्टर के साथ में, मगर इसके साथ साथ फिर मैं अपने पिताजी को भी देखता रहा।
उसकी स्टोरी भी मैंने ही मतलब पटकथा जो थी उसकी कहानी वगैरह मैंने लिखी, हालांकि मतलब वो जो आपको टॉयलेट वाला जो प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में मिला, हाँ। उसने आपको शोहरत भी दी और जो सबसे बड़ी चीज़ दिया वो आत्मबल दिया। हाँ, आत्मबल दिया जो मैं कर कि अब सकता मैं हूँ। कर सकता हूँ। मतलब अब हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। अब हम किसी भी तरीके से अपने आप को माने कोई भी चीज़ मुस्तैदी के साथ कर सकते हैं। हाँ, जितना मैं उसमें सीख के आया था मैंने ऑन प्लेटफॉर्म मतलब खुद ही उसमें सारा काम किया। तो ये लेखन की और निर्देशन की ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मतलब ये दिमाग में आपके कहाँ से आया? ये तो ठीक है कि आपके बाई बर्थ था, लेकिन कोई प्रेरणा या कोई मतलब पुश करने वाला या कोई पुश करने वाला वो मेरे सही मायने में देखी जाए तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ इसके पीछे। मतलब होता ना कि जैसे कुछ क्रिएटिविटी टाइप की होती है। जैसे मैं फिल्में देखता था तो मैं सोचता था कि काश मैं कुछ ऐसी फिल्में लिखूँ। जैसे साउथ की फिल्मों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता था। मैं पहले भी साउथ की फिल्में भी देखता था, आती थी। और बाकी ये अपनी बॉलीवुड की फिल्में जैसे गोविंदा की फिल्मों में मैं बहुत देखता था, तो उनका जो कॉमिक टाइप का जो जोनर हुआ करता था वो मेरे को बड़ा पसंद आता था। जो कादर खान और गोविंदा की जो जोड़ी हुआ करती थी मेरे को अच्छा लगता था। मैंने कुछ मैं ऐसा लिखूंगा या कुछ मैंने कई बार प्रैक्टिस भी की उसे लिखने की। तो हालांकि दौर के हिसाब से वो सब कुल मिलाकर के आपने देख करके ही हाँ सीखा। मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन मैं कहीं जैसे जाता था तो मुझी कैसे काम कर रहा है तो मैं उसको देखता था कि अच्छा इस टाइप से काम कर रहा है। और भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें थी। अच्छा मैंने इसके साथ साथ मैंने एक्टिंग भी पहले स्टार्टिंग में की थी, मगर एक्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको जी। हाँ वो मैं नहीं, क्योंकि मेरा फील्ड मेरा एक ही दिमाग था कि मतलब मुझे इधर ही निर्देशन हाँ लेखन और निर्देशन में ही काम करना। स्टार्टिंग में मैंने कुछ प्रोजेक्ट ऐसी बात नहीं एक्टिंग में मैंने किया था। अभी तक आपने कितने फिल्मों के लेखन किए और कितनी फिल्मों के निर्देशन किए? लेखन मैंने 5 से 6 फिल्में मैंने मतलब लिखी हैं, जिनमें से कुछ बड़ी भी है, फीचर फिल्म भी है। जैसे मैं एक दो तो मैंने वेब सीरीज़ भी लिखी है, जैसे कामाक्षी है वो आने वाली है, ठीक है। अभी हाल ही में जो सेरन करने जा रहे हैं ये मैं खुद ही लिखी है। इससे पहले मैंने 3 फिल्में हैं। ये एक बंगला नंबर 64 वो मेरे लिखी हुई है, मेरे निर्देशन में बनी हुई है। मगर बात क्या है उसमें, जैसे सर ने हमारे निर्माता सर ने उन्होंने एक बात बोली थी कि पार्टनरशिप में बड़ा काम खराब होता है। तो हालांकि मैंने उसमें डायरेक्शन किया था, मगर 2 पार्टनरों के बीच बिगड़ गई तो फिर वो आज भी डब्बे में है। और एक और रिवेंज वो भी मैंने उसका निर्देशन किया था। एक और रिवेंज थी वो बहुत अच्छी फिल्म थी, वो भी हॉरर ही थी। अच्छा हॉरर की तरफ आप सोच रहे हैं कि मैं हॉरर ही क्यों मैं सब्जेक्ट जोड़ना चाहता हूँ। तो हॉरर क्या है एक्चुअली, एक तो उसमें क्या क्रिएटिव वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क रहता है। और दूसरी बात ये होती है कि हॉरर एक तो कम बजट में आप उसे बना सकते हो, कम बजट। उसको दर्शक कम मिलते हैं ऐसा? नहीं, दर्शक बहुत होते हैं। जितने दर्शक आपके ये मान चलिए कॉमेडी या कोई भी अन्य फिल्मों के लिए होते हैं, उससे ज़्यादा दर्शक हॉरर के लिए होते हैं। जब एक हॉरर फिल्म आती है ना तो न चाहते हुए आदमी उसको देखता है, मतलब भले ही उसे डर लगे अंदर से। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज तक मैं ऐसी फिल्मों को देखने से डरता था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके दर्शक कम होते होंगे, लेकिन आपसे बात करके लगा कि उसके दर्शक भी पर्याप्त होते हैं। हाँ पर्याप्त होते हैं। फिर ऐसे ही सिलसिला जारी चलता रहा। फिर धीरे धीरे फिर एक बड़ी फिल्म का भी ऑफर मिला। बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है जी। तो बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैंने ये सतना के अंदर ही शूट किया। मतलब इससे पहले ये 2 फिल्में मैं कर चुका था, 2-3 फिल्में, मगर जैसे वो कुछ ब्रज भाषा में थी, वो मतलब एक लोकल ब्रज भाषा में थी। मथुरा? हाँ उधर ही मथुरा आगरा वाले उसी वाले उसमें थी। जो मैं बता रहा था ये बंगला नंबर 64 ये ब्रज पे ही आधारित थी, मतलब ब्रज लैंग्वेज में थी जी। और जो एक और रिवेंज थी वो हिंदी में, जो जिसका मैंने सारा डायरेक्शन वगैरह का वो लेखन ही मेरा प्रॉपर थी, वो हिंदी में थी, मगर वही विवाद की वजह से वो अभी भी वो है। तो आपको लेखन या निर्देशन के लिए कोई अवार्ड मिले? हाँ निर्देशन के लिए मैंने बताया कि मुझे टॉयलेट एक जो प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश का, प्रतिज्ञा थी, उसकी पटकथा तो मतलब कहानी मेरा कंसेप्ट मेरी थी, हालांकि राइटर दूसरे थे उसमें। मैंने वो कहानी को सौंप दिया था दूसरे को उसके डायलॉग वगैरह के लिए। तो उसके लिए मुझे जनरल वी.के. सिंह द्वारा दिल्ली में अवार्ड दिया था राष्ट्रीय लेवल पे, और बाकी ये DM अमित कुमार द्वारा स्टेट लेवल पे और जिला लेवल पे मुझे सम्मान किया गया था। आपने कई फिल्मों का निर्देशन किया है, कई बार लेखन भी किया है। इस पूरे लेखन और निर्देशन के दौरान कभी किसी से आपको मोहब्बत हुई? कई बार होता है कि हुई लेकिन कह नहीं पाए, कई बार ऐसा होता है कि हम कह दिए लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई। नहीं मैं आपको, इतनी अच्छा पॉइंट है आपका, मैं बता देता हूँ जी। मेरा दिमाग क्या रहता है ज़्यादातर, टोटली मेरा काम पे ज़्यादा रहता है फोकस। देखिए इस बात को मैं एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूँगा कि जिस व्यक्ति के अंदर लेखक होता है मैं आता उसी वो इस बात को झुठला दे अलग विषय है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई या मैंने किसी को चाहा नहीं, क्योंकि अगर वो लेखक है तो कहीं ना कहीं उसके लेखन से, उसकी सोच से
क्योंकि जो लेखक होता है वो कहीं ना कहीं दर्द को महसूस करता है, पीड़ा को महसूस करता है, तो प्यार तो एक उसके अंदर इनबिल्ट होता है। 9 रसों को वो फील करता है, बस 9 रसों को फील करता है। और ये मैं बोल देता हूँ, हाँ हुई है और है भी। ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं, मतलब मैं बहुत पर्सनलाइज नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि एक जब कोई किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी को जब बुलंदियाँ मिलती हैं, शोहरत मिलती है, तो उस बुलंदी और शोहरत के साथ लोग उसके कुछ पर्सनल ज़िंदगी में भी जाना चाहते हैं कि आखिरकार ये इतना बड़ा व्यक्ति है या इतना लेखक है, इतना बड़ा निर्देशक है, तो इसके भी दिल में माने प्यार के जज्बात हैं या नहीं है। तो वो मैं जानना चाह रहा था। वो उसी मोहब्बत के कारण ही मैं आज यहाँ तक बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इतना बड़े लेवल पे हम लोग काम करते जा रहे हैं। बतौर लेखक और निर्देशक आपने माने ज़िंदगी में ऐसा माने कितना संघर्ष किया? मैं 2013 से एक्टिव हूँ। 10 साल से मैंने आप इस क्षेत्र में हैं। 2013 से मैं तो एक्टिव हूँ, मतलब एक्टिव हूँ, मगर जो बहुत ज़्यादा हार्डली जो एक्टिव हुआ हूँ वो 2017 से हुआ। अच्छा, मतलब बीच में थोड़ा सा 7-8 साल से मतलब आप। हाँ। तो जितना आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष का जो फलसफा है, जो मुकाम है, उससे आप संतुष्ट हैं या लगता है आपको कि नहीं, हमने जितना मेहनत किया उससे बहुत कम मिला मुझे? जितनी मेहनत मैं अपनी बता देता हूँ कि मैंने ना शूटिंग टाइम पे जी निर्माताओं के बजट को कम रखने के चक्कर में कई बार तो निर्माताओं के ओवर बजट न होने के कारण मैंने 48 घंटे तक कंटिन्यूटी लगातार शूटिंग की है मैंने। और इतनी मेहनत मैं कर लेता हूँ, मैं आज भी ये दावे से बोल रहा हूँ मैंने की है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब, क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं ये चीज़ को, मैं स्पेशली मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे दूसरों की नहीं पता, क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब अगर हमारा निर्माता स्टैंड अप रहेगा अगर, तो हम जानते हैं कि भाई हम भी हैं, क्योंकि एक निर्माता से ही हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं अगर हमारे निर्माता को जो फिल्म बना रहे हैं उनकी रिकवरी होगी तो हम माने हमारा बिजनेस चलता रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे अंदर जो जुनून है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा 100 नहीं 101% रहे, ये रहता है, मैं इस हिसाब से काम करता हूँ। आपको पहली बार सफलता कब मिली, जब आपके अंदर एक ऐसा उत्साह आया कि वाह, अब मतलब अब ज़िंदगी में अब मुझे कोई नहीं रोक सकता? एक ऐसी सफलता होती है ना ज़िंदगी में कि अब ये मिल गया, अब मेरी यात्रा जो है वो शुरू हो गई। अच्छा, तो ये मुझे सुकन्या से लगी। अच्छा। क्योंकि सुकन्या जब मैंने अभी बीच में काफ़ी सारे मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जी, और एक कामाक्षी मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, उससे मुझे ये लगा कि हाँ मैं उस लेवल का काम कर सकता हूँ। क्योंकि कामाक्षी के अंदर जो मेरी वेब सीरीज है वो पूरा बहुत एक्सटर्नल लेवल का वर्क है। जैसे बाहुबली में जैसे आपने देखा होगा, मेरा टोटली इसमें मतलब 40% वर्क जो है वो पूरा VFX का ही है। और मेरी जो सोच है, हालांकि बजट का थोड़ा सा मेरे साथ वो रहता है जी, नहीं तो मैं बहुत एक्सटर्नल लेवल पे मैं सोचता हूँ अगर बजट हो तो हम उस टाइप की फिल्म बना सकते हैं, ये चीज़ है। तो मेरी जो क्रिएटिविटी है इस टाइप की है। भविष्य में कोई ऐसा सपना जो आंखों के सामने मतलब तैर रहा हो और उसको आप करना चाहते हो या पूरा हो गया हो? पूरा तो नहीं हुआ है, मगर एक फिल्म है जिसकी प्लानिंग है जी 250 करोड़ की, 200-250 करोड़ में वो फिल्म बनेगी। और मेरी वो क्रिएटिविटी है। अच्छा, वो जब स्टोरी मैंने किसी को दिखाई थी तो वो स्टोरी वो कह रहे थे अगर मैं किसी भी बैनर्स को दिखाऊंगा, बड़े बैनर्स, यशराज या फिर टी सीरीज़ में किसी को भी दिखाऊंगा, वो तुरंत हायर करेगा उसको, ये चीज़ है। मगर हाँ, मेरी ये जिद है कि मेरा क्या है, मैं अपनी लिखने की जो फिल्में होती हैं मैं खुद ही उसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ। मैं हालांकि मुझसे कई बार कांटेक्ट किया लोगों ने कि यार आपकी लेखनी वाली जो फिल्में होती हैं ना यार, आप उन्हें किसी प्रोडक्शन हाउस को दो, वो ले सकते हैं तुरंत। 1-2 प्रोडक्शन हाउस ने मुझसे कांटेक्ट भी किया, बट मैं दिया नहीं। मैं अगर अगर मैं फिल्म लिख रहा हूँ तो उसको मैं खुद ही डायरेक्ट करूँगा, ये है। तो जो फिल्म है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फिल्म माइथो पे डिपेंड है, राजा महाराजाओं की कहानी है पूरी। जैसे जस्ट लाइक राजा मौली साहब बनाते हैं फिल्में, इस टाइप का मेरा सपना है कि मैं कुछ इस टाइप से फिल्म बनाऊँ। फिल्मी दुनिया जो होती है वो मतलब फिल्मी दुनिया के जो लोग होते हैं वो बहुत दकियानूसी नहीं होते, वो आधुनिक विचारधारा के होते हैं माने। और एक फिल्मी दुनिया के व्यक्ति को मैं एक माला पहने हुए देख रहा हूँ, तो ये क्या है? मतलब आप धार्मिक भी? हाँ, आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल बात आपका सही है। मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम से ना बॉलीवुड में मैं देख रहा हूँ कि बहुत फुहड़ता दिखाते हैं जी। हिंदू देवी देवताओं पे ज़्यादातर वो क्या करते हैं हाँ। कि वो उनका मजाक बना के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रख के वो अपने दर्शकों को खींचते हैं, मगर ये बहुत गंदा है जी। मेरा ये मानना है कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी जो भी आपकी संस्कृति है, आप अपनी रियलिटी रहें और अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करें मूवी के अंदर। तो अभी
जब भी सेरन करने जा रहा था जी। तो मैं और आराधना सचान जी जो इस फिल्म की एक्ट्रेस है, दोनों लोग हम लोग आए। तो हमने ये सोचा था, हमने माना था कि जब हम सेरन करने जाएंगे तो उससे पहले महाकाल उज्जैन के दर्शन करेंगे, उसके बाद जी उनसे प्रार्थना करेंगे इस सेरन फिल्म की सफलता के लिए, जी। और उसके बाद फिर हम सपना आए। नहीं, कई बार क्या होता है कि जो धर्म होता है वो लोग अपने घर के मंदिरों में या मंदिरों तक सीमित रखते हैं। आपने जिसको माने जिस तरीके से इसका आपने प्रदर्शन किया, ये फिल्मी दुनिया के लोग बहुत कम करते हैं। इसके पीछे की वजह मगर मैंने आपकी कोई ऐसी मान्यता है या इसके साथ कोई सफलता जुड़ा है या उसके साथ कोई रहस्य है, क्या है? हम भगवान भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, वो ठीक है, एक आस्था है। हाँ, एक आस्था है मेरा जुड़ा हुआ है। और खैर उनको फिल्मी दुनिया के किसी व्यक्ति ने ये नहीं टोका कि ये क्या दकियानूसीपन है, माने लोग माने सोने की चैन पहनते हैं, हीरा पहनते हैं, आप ये मेरा खुद का पर्सनल वो है। और क्योंकि मैं भगवान शिव जी को बहुत मानता हूँ, ठीक है, उनकी पूजा करता हूँ, और ये मेरा पर्सनल है। मैं क्योंकि मैं वो नहीं करता कि नहीं बहुत आधुनिक दुनिया में, मतलब है आधुनिक दुनिया, मैं उसमें ही हूँ, मगर आधुनिक दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं चलता कि पब क्लब वो सब चीज़ें, ठीक है, मैं उसको निर्देशन के हिसाब से, लेखन के हिसाब से लिख सकता हूँ, मगर मैं रहता अपनी रियलिटी में ही, मैं आध्यात्मिक हूँ और रहूँगा भी। आप फिल्मों के निर्देशन करते हैं, बॉम्बे जैसे माने महानगर और माया नगरी से जुड़े हुए। आप जब सतना आए तो सतना आपको कैसा लगा, सतना के लोग कैसे लगे? सतना में मैं 2018 में आया था जी, पहला प्रोजेक्ट करने बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है जी, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे देखा कि हालांकि यहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं, साफ दिल के लोग हैं और हेल्पफुल लोग भी हैं जी। मैंने वो फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, उसके बाद फिर मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली जी, AKS जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्री दी, बाकी उनके ऐड भी मैंने बनाए जी। फिर मैं सतना आया, एक शुक्ला करके एक वेब सीरीज बनी थी तो मैं तब आया। उसके बाद मतलब यहाँ पे ना सब सपोर्टिव लोग हैं, मतलब ऐसा है, मैं बात करने से भी बड़ा अच्छा लहजा है लोगों का, और सम्मान देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है उसको सम्मान देते हैं। मैं कई बार सतना आ चुका हूँ, और अब सेहरन के लिए इसके जो निर्माता है हरिनारायण चौरसिया जी, उनके पास में आया। वो भी बड़े नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे से, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और हम दोनों की ट्यूनिंग से ही एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपको सेहरन फिल्म के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपकी सेहरन फिल्म आपके निर्देशन में सफलता का वो मुकाम हासिल करे जो इतिहास के पन्नों में अंकित हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बाकी मैं कामाक्षी के लिए बोलना चाहूँगा, कामाक्षी एक सब्जेक्ट है, एक हॉरर प्लस एक माइथो है जी, क्योंकि मैंने देखा अपने आसपास के क्षेत्र में एक जैसे होता है ना कि एक मीडियम मध्यम पर जो होता है डायरेक्टर निर्देशक जी, और हर कोई ना नॉर्मल फिल्में बना लेगा, मगर एक माइथो फिल्म बनाने के लिए ना उसे बहुत लंबा सोचना पड़ेगा, लार्ज बजट सोचना पड़ेगा जी। तो इसके जो प्रोड्यूसर भी हैं मैं ही हूँ, मैं और आराधना सचान। अच्छा। हाँ, आराधना सचान उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है, ठीक है, मैं उनके लिए स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा। वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, साथ में हम लोग क्योंकि काम भी करते हैं हम लोग साथ में। और मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना कामाक्षी, इसमें वो राजकुमारी बनी है, इसकी राजकुमारी उदयपुर की राजकुमारी दिखाया है उसमें, और पूरा भव्य मतलब प्रोजेक्ट है ये। तो कब तक रिलीज होने वाली है कामाक्षी? ये आएगा, बहुत जल्दी आएगा ये। अभी इसका VFX का काम लमसम हो गया है जी, और कुछ बाकी बचा हुआ है। चलिए, जब कामाक्षी आपकी रिलीज होगी तो एक बार हम फिर उस समय आपसे कोशिश करेंगे कि उस समय हम लोग एक फिर वार्ता करेंगे। एक छोटी सी और बात बता देता हूँ, बीच में रोकता हूँ। अच्छा, मैं इसके लिए कामाक्षी के लिए आप खुद मुझे बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे। मैं ये बात इसलिए चैनल पे बोल रहा हूँ आपको क्योंकि उससे पीछे जुड़ा हुआ एक रहस्य है। जब मैं इस फिल्म को शूट करने गया था, कामाक्षी वेब सीरीज है, ये 9 एपिसोड की वेब सीरीज है जी, तो जो मैंने सोचा था, लिखा था, वो एक काल्पनिक था, बट जिस जगह मैं उस जगह गया वो मेरी कहानी रियलिटी में मैच हो गई। अरे वाह, हाँ, पुनर्जन्म से रिलेटेड कहानी थी वो, पुनर्जन्म से रिलेटेड वो कहानी बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था। हालांकि वो लोग कह रहे ये मिला कहाँ से आपको, मैंने मुझे कुछ नहीं पता, ये कहाँ से आया कैसे भी आया मुझे नहीं कुछ पता, मगर हाँ वहाँ जाके ये हूबहू पूरी स्टोरी मैच्ड है, उसके कैरेक्टर भी मैच है। मैं यही सोच सकता हूँ कहानी मैच होगी, मगर कैरेक्टर मैच होना बहुत बड़ी बात होती है, उसके कैरेक्टर भी हूबहू वही है। तो कहीं ना कहीं ये संयोग की बात, ये संयोग की बात है, और ऐसे संयोग बहुत कम माइनर होते हैं। और ये तक कहा गया उसमें कि आप उसके राजकुमार हैं पहले उसमें, जिस महल में मैं शूट करने गया था। और जो कामाक्षी यानी कि जो राजकुमारी का किरदार कहा, उनसे ये कहा कि आप इसमें असल मायने में, रियल मायने में आप कामाक्षी राजकुमारी थी, और आज भी लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि हाँ कामाक्षी नाम की एक राजकुमारी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी बातचीत की। बहुत बहुत